मैं भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और इसी काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। मॉडर्न इंडिया मुगलों के पतन के साथ साथ चीज़ें बदलती चली गई और जैसे ही मुगलों का पतन हुआ, भारत के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। फिर आपने देखा कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का आपस में झगड़ा हुआ, एक दूसरे का विद्रोह हुआ और आखिरी में ये फैसला हुआ कि भारत के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी राज करेगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर इस प्रकार से 100 साल लगातार राज किया। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पे राज था तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों को बहुत परेशान किया, बहुत प्रताड़ित किया, बहुत भारतीयों के साथ में अत्याचार हुआ। उसका नतीजा ये हुआ कि भारतीयों ने पलटकर जवाब देना शुरू किया। तो उसका नतीजा 1857 की क्रांति में देखने को मिला। उस 1857 की क्रांति की कमी, गड़बड़ी ये रही कि वो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग समय पे हुई, जिससे अंग्रेज़ों को उसके आंदोलन को दबाने में आसानी हो गई। क्योंकि अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी जो सेना है वो जहाँ भी क्रांतिकारी इकट्ठे होते थे उनको पकड़ लेती थी, उनको गिरफ्तार कर लेती थी, उनको जेलों में बंद कर देती थी। अगर यही क्रांति एक समय पर एक जगह से स्टार्ट होती तो उसके परिणाम कुछ और होते। खैर छोड़ो, 1857 की क्रांति के बाद में भारत के ऊपर ब्रिटिश महारानी का राज हो गया और ब्रिटिश महारानी ने भारत को प्रशासन करना शुरू कर दिया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने और भारतीयों ने मिल करके एक संस्था का निर्माण किया ताकि उस संस्था के माध्यम से भारतीयों की आवाज़ अंग्रेज़ों तक पहुंचाई जा सके। और उस संस्था का मैं नाम ले रहा हूँ, उस संस्था का नाम था जो उस समय की जो कांग्रेस पार्टी थी। तो उस समय जो ना कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, उस पार्टी के माध्यम से, उस संस्था के माध्यम से भारतीयों की जो डिमांड थी या जो मांग थी, जो सवाल थे, वो अंग्रेज़ों तक पहुँचाए जा सके। इसलिए ये इस संस्था का भारतीयों ने और अंग्रेजी सरकार ने मिलकर इसका गठन किया। उसके बाद में आपने देखा कैसे कांग्रेस की जो ना दो धड़ों में बट गई, कोई गर्म दल बन गया, एक नरम दल बन गया, और कैसे मुस्लिम लीग बनी और कैसे फिर इसके बाद में एक आगे चल के मुस्लिम लीग, गर्म दल और नरम दल एक साथ इकट्ठे हुए, कैसे मुस्लिम लीग ने अपने तरीके से काम किया। इस समय सुभाष चंद्र बोस भी एक प्रकार से राजनीति से जो ना इनएक्टिव से हो गए थे या उनको हटा दिया गया था। और उसमें जो मेन मुद्दा था सुभाष चंद्र बोस का, सॉरी भगत सिंह का, वो भी जो है ना ख़त्म हो गया था। तो भारत की जो जनता थी वो गांधी जी के साथ चलना चाहती थी, गांधी जी के विचारों पर चलना चाहती थी। क्योंकि उस समय का सबसे बड़ा जो नेता था, मार्क्स लीडर जिसको कहते थे, गांधी जी थे। और गांधी जी के विचारों के साथ में जनता चलना चाहती थी और ये क्रांति करके देश को आज़ाद करवाना चाहती थी। तो फिर आपने देखा होगा कि 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने ग्वालियर टैंक में कहा था कि करो या मरो का नारा, एक मंत्र दिया गांधी जी ने कि या तो देश को आज़ाद करो या देश के लिए मर मिटो, ये नारा दिया था। उसके बाद में अंग्रेज़ों ने एक जीरो ऑपरेशन चलाया था, जिसके तहत जीरो ऑपरेशन, रात को 12 बजे ऑपरेशन चलाया और उन क्रांतिकारी जो नेता थे उन सब को जो है रात को उठा लिया गया और किसी को जेल भेज दिया गया, किसी को नज़रबंद कर दिया गया। तो गांधी जी उस समय के सबसे बड़े लीडर थे, मार्क्स लीडर कहे जाते थे। तो गांधी जी ने ऐसा कोई गड़बड़ नहीं किया था, तो गांधी जी को नज़र कैद कर दिया था। आगा खां पैलेस के अंदर जो है ना गांधी जी को नज़र कैद कर दिया था। और उसी दौरान कस्तूरबा गांधी एक्सपायर हो गई थी और वो रूम आज भी वहाँ पे है जिस रूम में कस्तूरबा गांधी ख़त्म हुई थी। शीशे वगैरह लगे हुए, मैं तो नहीं गया, मैंने सुना है इस प्रकार से। तो फिर इसके बाद में देखो कि कैसे अंग्रेज़ों ने एक अगस्त प्रस्ताव भेजा। अंग्रेज़ों ने हमको जो है ना बहुत लालच दिया, प्रलोभन दिया अगस्त प्रस्ताव के अंदर कि हम भारत को डोमिनियन स्टेट देंगे, ये देंगे, वो देंगे। लेकिन हमने कह दिया कि हमको अब डोमिनियन स्टेट चाहिए नहीं, क्योंकि वो तो 1928 का मोतीलाल नेहरू का जो लेटर था, मोतीलाल नेहरू का जो रिपोर्ट थी, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। हमको अभी डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए था। तो इस प्रकार से जब डोमिनियन स्टेट नहीं था तो गांधी जी ने देखा, गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था। क्योंकि गांधी जी की फिलॉसफी थी कि उस समय सेकंड विश्व युद्ध जो था पीक पर था और अंग्रेज बहुत परेशान थे जापान से। तो गांधी जी ने कहा कि जो दुश्मन अगर जहाँ जिस समय परेशान हो उस समय दुश्मन को और परेशान नहीं किया जाना चाहिए, हमको जो ना एक इंसानियत दिखानी चाहिए। क्योंकि गांधी जी का सोचना अलग टाइप का था, गांधी जी की फिलोसफी इस प्रकार से थी और इसलिए गांधी जी ने सत्याग्रह तो किया
मगर वो सत्याग्रह एक व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। उसके बाद में विदेशी दबाव में आकर के अंग्रेजों ने फिर कहा चलो ठीक है, हम जो क्रिप्स मिशन लाते हैं। तो फिर अंग्रेज क्रिप्स मिशन लाए, जो शेफर्ड जो क्रिप्स है, एक क्रिप्स मिशन लाए। लेकिन उस क्रिप्स मिशन के अंदर भी वही बातें थी जो अगस्त प्रस्ताव के अंदर थी, वही डोमिनियन की बातें, एक दो बातें और फालतू डाल दी, लेकिन कोई खास फर्क नहीं था। लेकिन इसके लिए भी गांधी जी ने मना कर दिया कि हमको डोमिनियन स्टेट चाहिए ही नहीं, क्योंकि अब ये इसलिए कर रहे थे ये अंग्रेज, क्यों अंग्रेज इस समय दबाव में थे, क्योंकि जापान ने अंग्रेजों का जो एरिया पीछे से जो ना उसको कब्जा करता हुआ भारत की तरफ बढ़ रहा था। तो अंग्रेज चाहते थे कैसे भी करके जो ना भारतीयों को इसमें मिला के, भारत को अपनी तरफ मिला करके ना, अमेरिका ने कहा ब्रिटिश सरकार को कि कैसे भी करके जो ना मिलाओ ताकि इस विश्व युद्ध में भारत शामिल हो जाए। लेकिन भारत की बिना इच्छा के जो है अंग्रेजों ने सेकंड जो ना वर्ल्ड वार भारत के ऊपर थोप दिया, जबकि भारतीयों ने कभी सोचा ही नहीं था, भारतीय चाहते नहीं थे हम सेकंड वर्ल्ड वार में अपना हिस्सा ले, लेकिन अंग्रेजों ने बिना भारतीयों की इच्छा से सेकंड वर्ल्ड वार में इसलिए कर दिया। तो यहाँ पे गांधी समझ चुके थे कि अब अंग्रेजों से लड़ना, संघर्ष करना जरूरी हो गया। तो अब इसलिए संघर्ष करना जरूर हुआ, क्योंकि 1937 और 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था गांधी जी को, और भगत सिंह ने भी कहा था कि अब मौका है कि अभी अंग्रेजों से बदला लेने का, अंग्रेजों से देश को आज़ाद करवाने का मौका है। अभी अंग्रेज दबाव में है। अंग्रेज 2-4-5 साल के बाद में जब दबाव से बाहर निकल जाएंगे तो ये अंग्रेज कभी भी भारत को आज़ाद नहीं करेंगे और कभी भी भारत को छोड़कर अंग्रेज वापस अपने देश नहीं जाएंगे। तो उसके बाद में देखो क्या हुआ, ये क्रिप्स मिशन भी जो है यहाँ पे फेल हो गया। अब क्रिप्स मिशन असफल क्यों हुआ? क्रिप्स मिशन के असफल होने के 3-4 कारण हैं। पहला काम है कि क्रिप्स मिशन डोमिनियस स्टेटस की बात करता था, जो हमको नहीं चाहिए था। गांधी जी ने, हमने साफ साफ मना कर दिया था, हमारे देश की जनता ने, क्रांतिकारियों कि हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए। उसके बाद में क्या कि डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए। अब गांधी जी ने खुद मान लिया था कि अब चुप रहने से बात बिगड़ जाएगी, बात बनेगी नहीं, क्योंकि अंग्रेज इतने दबाव में आने के बाद भी अगर भारत को आज़ाद करने की बात नहीं करते हैं तो बाद में तो कुछ सवाल ही नहीं। भारत अगर आज आज़ाद नहीं हुआ तो भारत कभी आज़ाद होगा नहीं। ये गांधी जी अच्छी तरह समझ चुके थे, इसलिए गांधी जी ने वो नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। दूसरा कारण था क्रिप्स मिशन का असफल होने का। दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश लोगों की हार हो गई थी, क्योंकि जापान पीछे से जो ना इनके अंग्रेजों के एरिया को कब्जा कर तो आगे बढ़ रहा था। वो जो पहले का जो रंगून था, जो बदल के बाद में ब्रह्मा कर दिया, वहाँ से लेके सिंगापुर तक जो है जापान की सेना ने कब्जा कर लिया था। और उस समय सुभाष चंद्र बोस ने जापान की मदद से अंडमान निकोबार को हासिल किया था, जीता था। और उसके बाद जीतने के बाद में अंडमान निकोबार का नाम शहीद स्वराज नाम दिया गया था। और उस समय अंग्रेजों की जापान की मदद के साथ साथ उसका जो आईएनए का जो नेतृत्व जो कर रहे थे वो खुद सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। और सुभाष चंद्र बोस की और जापान की बहुत अच्छी दोस्ती थी। और ये अंग्रेज जानते थे कि अगर अभी भारत में अगर जापान की सेना घुसी तो अब हमको यहाँ टिकने नहीं देगी ज़्यादा दिन तक, और हम मारे जाएंगे और हमको यहाँ से भागना पड़ेगा। ये बात अच्छी तरह से समझ गए थे। उससे पहले हमारे देश के लोगों में ऐसा भ्रम अंग्रेजों ने पैदा कर रखा था कि हम जो गोरे लोग हैं हम पवित्र हैं और तुम जो काले लोग हो तुम अपवित्र हो। हम दुनिया में पैदा ही दुनिया पे शासन करने के लिए हुए हैं, और इसलिए कि ताकि हम शासन करके तुम लोगों को एक सभ्यता दे सकें, सिविलाइजेशन दे सकें। आज वो अंग्रेज भूल गए कि हमारे देश की हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन हड़प्पा सभ्यता हमारे देश की ही सभ्यता थी, जहाँ पे उस समय के जो शहरीकरण हड़प्पा सभ्यता के अंदर होता था, कुछ ऐसी तकनीक होती थी शहरों को बसाने का, शहरीकरण करने का, नालों का पानी, ड्रेनेज का पानी का, सीवर का जो पानी निकालने का जो तरीका था वो आज के इंजीनियर नहीं कर सकते। हजारों साल पहले हमारे हड़प्पा सभ्यता के अंदर ये सब आ गया था। आज हमारे देश के अंदर उस समय जितने भी संस्कार हमारे देश में आए वो उस समय की जो वैदिक शिक्षा हमारे देश में थी उससे हमारे देश में संस्कार बनते थे, और देश में सभ्यता सिविलाइजेशन उस समय की हजारों साल पुरानी है। आज अंग्रेज कहते हैं कि हम आप लोगों को सिविलाइजेशन बना रहे हैं। उसके बाद में जो भ्रम था अंग्रेजों का भी और भारतीयों का कि ये अंग्रेज अजेता हैं, ये कभी हारते नहीं है, तो यहाँ पे अजेता का जो सिद्धांत था वो टूट गया अंग्रेजों के दिमाग में भी और हमारे देश के लोगों के दिमाग में भी। तब हमारे देश के लोगों ने समझा कि अब जब ये बर्मा सिंगापुर हरा सकता है अंग्रेजों को तो हम क्यों नहीं हरा सकते। अब तो हमको अंग्रेजों से लड़ना ही होगा, लड़ करके हमारे देश को आज़ाद कराना होगा। चौथी थी महंगाई, कि जब भी कोई
वर्ल्ड होता है तो महंगाई बढ़ती है, क्योंकि प्रोडक्शन उस समय बंद हो जाता है, फैक्ट्रियाँ कंपनियां बंद हो जाती हैं और डिमांड मांग जो है ना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब मांग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी और फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी तो लाजमी है कि महंगाई बढ़ेगी। तो इस महंगाई का दोष भी जो है ना भारतीयों ने, क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को दिया कि अंग्रेज अगर इस प्रकार से हमको ज़बरदस्ती इस युद्ध में नहीं झेलते, धोखते, तो आज हमारे देश के अंदर ये भुखमरी और ये बेरोजगारी और ये गरीबी नहीं आती, जो आज इतनी जो गरीबी जो है या महंगाई जो है, ये अंग्रेजों के कारण। तो इसका दोषी भी भारतीयों ने जो है ना अंग्रेजों को ही मान लिया था। उसके बाद देखा क्या हुआ कि 1942 में जो ना कांग्रेस का वर्धा एक बैठक हुई, वर्धा महाराष्ट्र में। इस वर्धा में एक प्रस्ताव पास होना था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन का जो ना एक प्रस्ताव पास होना था। तो उसके बाद में कि गांधी जी खुद जो है ना डिसीजन मेकर नहीं थे। गांधी जी जो भी कोई काम करते थे तो कांग्रेस कमेटी के सभी सदस्यों को बैठाकर के उनकी सलाह मशवरा से ही कोई फैसला लिया जाता था। तो 1942 में ये वर्धा में जो बैठक हुई उसमें एक प्रस्ताव पास हुआ, उसमें फैसला लिया गया कि भारत छोड़ो आंदोलन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये फैसला हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन करना चाहिए और अंग्रेजों को यहाँ से भगा देना चाहिए। उसके बाद में 8 अगस्त को ग्वालियर टैंक में, जिसको अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए प्रोग्राम हुआ, एक सभा हुई। उसमें एक भाषण था, यहाँ पे आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, ये भाषण था। यहाँ पे गांधी जी ने लगातार 1 घंटा 10 मिनट तक लोगों को मोटिवेट किया था। 70 मिनट तक का ये भाषण गांधी जी ने दिया था और लोगों को मोटिवेट किया था। सभी लोगों को, सभी जो विभाग में जो लोग रहते थे उन सबको दिशा निर्देश दिया। उसमें सबसे ज़्यादा जनता में जो मायने रखते थे लोगों के अंदर, वो थे जो अंग्रेजों की जो फौज के अंदर जो भारतीय सैनिक थे, क्योंकि उन्हीं के दम पर जो है ना अंग्रेज कूदते थे। तो खास करके उन सैनिकों को दिशा निर्देश दिया गांधी जी ने कि जब ये क्रांति होगी तो ये आपको कहेंगे इनके ऊपर गोली चलाओ, ये हमारी सरकार को दखलंदाजी करते हैं, सरकार चलाने नहीं दे रहे, तो आपको भारतीयों पे गोली नहीं चलानी है। आपने कहना है कि ये भारतीय अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और ये हमारे भाई, हम इन पर गोली नहीं चलाएंगे। उसके बाद गांधी जी ने जो भारतीय जो कर्मचारी थे अंग्रेजी शासन में, उनको भी दिशा निर्देश दिया कि आप नौकरी में रिजाइन मत करिए, लेकिन आप वफादार कांग्रेस करिए, देश के प्रति रहिए। 1920-30 में तो गांधी जी ने कहा था कि आप रिजाइन दे दिए, लेकिन यहाँ पे गांधी जी ने कहा कि रिजाइन नहीं देना है, लेकिन वफादारी के साथ में कांग्रेस का साथ देना, कांग्रेस के प्रति वफादारी करनी है, इस देश के प्रति वफादारी करनी है और अंग्रेजों के प्रति नहीं करनी है। उसके बाद जो स्कूल के स्टूडेंट थे उनको गांधी जी ने दिशा निर्देश दिया, अगर आप इस आंदोलन में, इस क्रांति में कूदना चाहते हैं, अगर कूदते हैं देश की आज़ादी के लिए, तो ये समझ के आना कि जब तक देश आज़ाद नहीं होता है, जब तक हमने वापस स्कूल कॉलेज में नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि आप आए 1-2 महीने के बाद में वापस स्कूल कॉलेज की याद आ गई, आप चल दिए, लेकिन आप अगर ऐसा है मन में आता तो बेशक आप क्रांति में ना कूदना। अगर क्रांति में कूदना है तो लास्ट तक कूदना, जब तक देश आज़ाद नहीं होता है। उसके बाद जो देसी राजा थे उनको दिशा निर्देश दिया गांधी जी ने कि आप अपने एरिया की जनता को कहें कि ये भारत हमारा है, हम भारतीय हैं। तो वो भी उसमें उनके दिमाग में भी जो है जज्बा आएगा कि हम भारतीय हैं और हमें भारत के प्रति लड़ना चाहिए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहिए। तो इस प्रकार से जो ना गांधी जी ने दिशा निर्देश दिया। उसके बाद में देखो, अपने गांधी जी का एक मूल मंत्र था, करो या मरो, क्योंकि गांधी जी ने ये देख लिया था कि ये अंग्रेज अब ऐसे जाने वाले नहीं हैं। और गांधी जी ने पूरे एक बहुत अच्छी तरह से आह्वान कर दिया था कि चाहे तो मरो इस देश के लिए, चाहे देश को आज़ाद करो, लेकिन इन अंग्रेजों को इस देश से भगाना है। उसके बाद में क्या कि ऑपरेशन चला 0 आवर्स, रात वाला आंदोलन। रात के समय में जो ना इन सब क्रांतिकारी जो नेता थे उस समय, जो कांग्रेस का जो नेतृत्व कर रहे थे, उन सबको रात को घरों से सोए उठा लिया। और जैसे ही सुबह लोग उठे, क्योंकि 8 तारीख को गांधी जी ने सभी को दिशा निर्देश दे दिया था, लेकिन सुबह जैसे ही लोग उठे, 9 तारीख को क्रांति थी, तो पूरा का पूरा जो आंदोलन था वो नेतृत्व विहीन हो गया, क्योंकि सारे बड़े लीडर थे, उनको सबको जो ना अरेस्ट कर लिया गया था या किसी को नज़रअंदाज कर लिया गया था। उसके बाद तो सुबह सुबह उठे तो लोगों ने देखा कि कोई भी नेतृत्व नहीं, तो जनता खुद ही एक छोटे छोटे लोकल लीडर जो थे वो उभरने लगे। छोटे छोटे गाँवों से, कस्बों से, गलियों से छोटे छोटे लीडर जो है ना खुद ही उभरने लगे और उन्होंने खुद ही नेतृत्व किया। उसके बाद में जो प्रसार चाहता, क्योंकि प्रसार करने का माध्यम बंद कर दिया था, तो जनता ने स्वयं कुछ प्रसार किया इस आंदोलन का। उसके बाद में क्या हुआ कि सरकारी जितने भवन थे उनसे जो है ना
अंग्रेजी जो जो था यूनियन जैक था वो हटाना शुरू कर दिया और अपना भारतीय झंडा लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने आराम से हटवा लिया तो ठीक है, नहीं तो उनको मार के हटाया, उनको जला करके पीट करके भगा करके हटाया, लेकिन उन्होंने यूनियन जैक हटा करके और भारतीय झंडा लगाना शुरू कर दिया। रेल की पटड़ियाँ उखाड़ दी गई, आग लगा दी गई, क्योंकि उनको पता था कि अंग्रेज अगर सेना को भेजेंगे तो ट्रेन भर भर के इस आंदोलन को रोकने की, तो बाई ट्रेन आएंगे वो, तो उन्होंने ट्रेन की पटरियाँ ही उखेड़ दी और अंग्रेजों के दफ्तर जला दिए, अंग्रेजों के बारीक जो बैरिक जो थी जिसमें अंग्रेज रहते थे वो सब जला दी। बहुत भयंकर जो है ना एक वो हो गया। उसमें भूमिगत जो नेता थे उनका काफ़ी योगदान रहा, क्योंकि जो भूमिगत नेता थे, जो सेकंड रो के, जो सेकंड लाइन के जो नेता थे, वो समझ गए थे कि जो मेन लीडर है उनको सबको गिरफ्तार कर लिया गया है, किसी को नज़रअंदाज कर लिया गया है। तो ये जो भूमिगत नेता थे जिसमें राम मनोहर लोहिया थे, जिनके नाम से दिल्ली में एक सरकारी हॉस्पिटल है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, ये थे, इन्होंने इनका बहुत योगदान था उस सेकंड भारत की आज़ादी के अंदर। एक दूसरा एक नाम था उषा मेहता, इसको कांग्रेस के उप में रेडियो के नाम से भी जानते हैं। इसने अपनी जान पर खेल करके, जान की बाजी लगा करके अपनी सूझबूझ से रेडियो प्रसारण को जारी रखा और गांधी जी के विचारों को और गांधी जी के दिशा निर्देशों को जनता तक, क्रांतिकारियों तक पहुंचाने का काम किया। उसके बाद में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था बाद में। उसके बाद में गांधी जी से उन्होंने, अंग्रेजों ने कहा कि आप इसकी निंदा करिए, क्योंकि गांधी जी तो आगा खां पैलेस में नज़रअंदाज हो गए थे। तो अंग्रेज वहाँ पे गए गांधी जी के पास और गांधी जी को कहने लगे कि इतना बड़ा विद्रोह हो रहा है, आपकी देश की जो जनता क्रांतिकारी इतना बड़ा विद्रोह कर रहे हैं, 10,000 से ज़्यादा लोग मर गए हैं, आप इसकी निंदा करिए। गांधी जी ने कहा कि मैं इसकी निंदा नहीं करूँगा, क्योंकि ये सब आपके कारण हो रहा है, आपके वजह से हो रहा है। उधर 1922 में चोरा चोरी हत्याकांड में 20-22 लोगों को जलाकर मार दिया गया था। उसमें चलते हुए आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था, मगर गांधी जी ने इस आंदोलन का बहिष्कार नहीं किया, इस आंदोलन की निंदा नहीं करी, क्योंकि गांधी जी खुद अपना ये नारा फूंक करके आया था, खुद अपना मंत्र फूंक के आए थे, करो या मरो का नारा। अब इसके बाद में क्या हुआ कि समानांतर जो ना सरकारें बन गई। बागी बलिया मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि उधर एक तरफ अंग्रेजों की सरकारें चल रही थी, उससे उधर जो है ना बलिया और सतारा के अंदर जो ना सरकारें बना दी थी लोगों ने, भारतीयों ने। चाहे वो वैसे हफ्ते चली, 12 दिन 15 दिन चली, लेकिन बड़ी हिम्मत की बात थी कि तरफ अंग्रेजों की सरकार चल रही थी, अंग्रेजों के अधीन था पूरा देश, और दूसरी तरफ जो ना उसके समानांतर उसकी बराबरी में जो ना सरकारें चलनी शुरू हो गई थी। उन्होंने कह दिया कि अंग्रेजी सरकार का हुक्म नहीं मानेंगे, उन्होंने अपनी सरकारें बनानी शुरू कर दी थी, अपनी सरकारें चलानी शुरू कर दी थी। अभी विभिन्न दलों की प्रतिक्रिया क्या थी? और भी दल थे कांग्रेस के अलावा, मुस्लिम लीग था, हिंदू विश्व महासभा थी, और जो दलितों का एक बहुत बड़ा संगठन था। वो लोग ज़्यादातर जो दल थे इसमें या तो तटस्थ रहे, या कुछ नेता थे उनमें जिन्होंने गांधी जी की निंदा भी की कि गांधी जी को इस प्रकार से कदम नहीं उठाना चाहिए, इस प्रकार का आंदोलन नहीं करना चाहिए। तो उसमें कुछ दल तो तटस्थ रहे, कुछ निंदा भी की इसके अंदर गांधी जी की। अभी उस समय सरकार का क्या रवैया रहा? अंग्रेज सरकार का रवैया, तो अंग्रेज सरकार तो पहले ही बौखलाई हुई थी, क्योंकि जापान उनके पीछे लगा हुआ था और उनकी जो एरिया पे कब्जा करता आगे बढ़ रहा था, भारत की तरफ बढ़ रहा था। तो अंग्रेजों ने तो सीधा आदेश दे रखा था कि जहाँ भी क्रांतिकारी पकड़े जाए उनको रगड़ दो, वहीं पकड़ के गोलियों से भून दो, किसी को जला देते थे, किसी को मार देते थे, किसी को अरेस्ट कर लेते थे, किसी जेल भेज देते थे, ये रवैया था। और पुलिस को सीधा, क्योंकि कानून का तो राज खत्म हो गया था, सीधा पुलिस को उन्होंने एक आदेश दे दिया था कि हवा में बमबारी करो, मशीन गनों का इस्तेमाल करो। और तो पुलिस जो थी वो लोकल एरियो के अंदर जो थी, गांव में वो खाली जगहों के अंदर जो ना हवा में मशीन गनों का इस्तेमाल करती थी, बम फेंकती थी, और पुलिस जो ना ये सब काम करती थी। डंडों के बल पर पूरी जो ना सारे के इसको आंदोलन को काबू करने में लगी हुई थी। प्रेस लगभग खत्म हो गई थी, क्योंकि प्रेस लोगों में चेतना जगाती है, लोगों में उत्तेजना पैदा करती है। तो प्रेस को एक प्रकार से जो ना बैन कर दिया गया, प्रेस को बंद कर दिया गया। उसके बाद में प्रेस को बंद कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जनता ने खुद अपना प्रसार खुद किया, आंदोलन रुका नहीं। अब इस वाली आता कि इतना सब नुकसान होने के बाद में बिल्डिंगें जली, ऑफिस जले, दफ्तर जले, रेलवे लाइनें जलाई गई, बसें जलाई गई, ट्रेन जलाई गई। इस क्विट मूवमेंट आंदोलन से मिला क्या? क्विट इंडिया मूवमेंट से मिला क्या? मिला या नहीं मिला, लेकिन ये जरूर सबक सीख गया भारतीय की जो जनता थी, भारतीय जनता के अंदर राष्ट्र से प्रेरित हो गए भारतीय, उनमें राष्ट्र जागरूकता आ गई, वो राष्ट्र के प्रति मर्म मिटने के उनके अंदर मतलब हिम्मत आ गई। उन्होंने ये सोचा कि हमारे लिए सिर्फ भारत ही सब कुछ है, राष्ट्र ही सब कुछ है, राष्ट्र हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है, पहले राष्ट्र बाकी सब कुछ है। ये जज्बा आ गया भारतीयों के अंदर, और भारतीय इस आंदोलन से बहुत प्रेरित हुए। ब्रिटिशर्स को ये भी ज्ञात हो गया कि अभी अगर भारत पर राज करना है तो भारतीयों की इच्छा के बिना भारत में अभी राज करना नामुमकिन है। तीसरा इंटरनेशनल प्रेशर था,
क्योंकि 1942 में भी इंटरनेशनल प्रेशर जब आया था तो इन्होंने 1942 में जो है ना क्रिप्स मिशन लाए थे, जो फ्लॉप हो गया था। उसके बाद में ये फिर इनके ऊपर जो है ना इंटरनेशनल दबाव अमेरिका जैसे ताकतवर देशों का पड़ा। अमेरिका ने कहा कि जो इस प्रकार से इतने बड़े लेवल पे भारतीय क्रांतिकारी क्रांति कर रहे हैं और खुद गांधी जी जैसे मार्क्स लीडर ये कह रहे हैं कि करो या मरो, तो अभी आपका अंत आ गया, अभी अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। ये उसके ऊपर हुआ। अभी बात यह है कि देश आज़ाद भी हो गया, अंग्रेज भी चले जाएंगे, लेकिन भारत चलेगा कैसे, सरकार चलेगी कैसे? क्योंकि भारत के अंदर भी बहुत गड़बड़ थी। यहाँ पे सबसे बड़ी कम्युनिटी थी हिंदू और मुसलमान। ये बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि ना तो क्रिश्चियन का कोई लफड़ा था, ना सरदार का उसमें कोई इतना लफड़ा था, ना एसटी का लफड़ा था, लेकिन जो कम्युनिटी थी बहुत बड़े लेवल पे, मुसलमान और हिंदू, इनमें बहुत बड़ी वो थी। क्योंकि जब ये जो आंदोलन चल रहा था 1906 में, जैसे मुस्लिम लीग बना, तो जो जिन्ना था वो जो मुस्लिम बहुल एरिया था उनमें मुसलमानों को गाइड कर रहा था और अपनी बढ़त बनाता घूम रहा था, उनको धर्म के नाम पर लड़वाने की बातें कर रहा था, उनमें जहर घोलने का काम कर रहा था। क्योंकि उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम ये है कि एक CR फॉर्मूला आया था 1944 में, तो उसमें कुछ बातें कही गई थी। तो उन बातों के आधार पर जैसे CR फॉर्मूला आया तो CR फॉर्मूला जब आया तो CR दास ने कहा था कि भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समझौता जो समर्थन है वो करेगा मुस्लिम लीग, और जब तक अस्थायी सरकार बनाने में भी, गठन में भी सहयोग करेगा मुस्लिम लीग। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत में उत्तर पश्चिमी पूर्वी भागों में सीमा निर्धारण के लिए एक कमीशन जो जनमत के आधार पर बनाया जाएगा। देश के बंटवारे की भी स्थिति में रक्षा, व्यापार एवं संचार आपसी समझौते से होगा, लेकिन ये सब सत्य तब लागू होंगी जब देश पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगा। इस बात को लेकर के जिन्ना भड़क गया और जिन्ना ने ये जहर फैलाना शुरू कर दिया मुसलमानों के अंदर कि ये जो सरकार है, ये कांग्रेस है, ये भारत तो ये हिंदू की एक संस्था है और ये देश आज़ाद होने के बाद में ये हिंदू राष्ट्र बनेगा और हमारे साथ मुसलमानों के साथ में अत्याचार होगा। इस प्रकार का जो है ना जहर घोलना जो है जिन्ना ने शुरू कर दिया। क्योंकि जिन्ना ने 1940 में लाहौर समझौतों में अलग से पाकिस्तान की मांग कर दी थी, तो जिन्ना को अलग से देश चाहिए था। जिन्ना के मन में तो एक ही सवाल था कि किसी भी कीमत में मुझे अलग से देश चाहिए, तो ये सब करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात है ये जहर घोलना शुरू कहाँ से हुआ, ये 1919 में हुआ। 1919 में एक सुधार आया था, मिंटो मार्ली सुधार आया था। मिंटो मार्ली दो व्यक्तियों का नाम है। इन्होंने किया कुछ नहीं हमारे देश के लिए, लेकिन इन्होंने जो है एक पृथक जो है सांप्रदायिक आधार पे जो चुनाव क्षेत्र है वो उनको बंटवारे के लिए इन्होंने बात बोल दी, और ये भी इसका भी बंटवारे में जहर घोलने का बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। उधर 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। 1909 में ये जो बिरलो मार्ले मिंटो जो सुधार आया, ये तो गांधी जी ने नहीं माना, हमारी क्रांतिकारियों ने। लेकिन 1916 के अंदर जब लखनऊ समझौते के अंदर गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग वापिस आ गई, तो इस बात को कहीं न कहीं इन्होंने CR दास ने और गांधी जी ने एक्सेप्ट कर लिया और यहीं से बंटवारे की कहानी शुरू हो गई। इसीलिए भारतीय लोग कह देते हैं कि देश के बंटवारे में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अपनी अपनी अलग अलग समझ है। क्योंकि पहले तो अंग्रेजों को ये अपना खुदा मानते थे, ये जिन्नाइट पार्टी मुस्लिम लीग, खासकर मुस्लिम लीग। लेकिन जब ये युद्ध जब अमेरिका की तरफ जब ब्रिटेन हो गया और तुर्की के खिलाफ जब इस युद्ध में आ गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो इनका जो ना जो इनके जो चर्बी चढ़ी हुई थी आंखों में, वो जो ना ढीली हो गई और इनकी आंखों की पट्टी खुल गई जिन्ना जी की, कि अंग्रेज आज हमारे तुर्की के खलीफा के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्योंकि तुर्की के खिलाफ, तुर्की का जो खलीफा था उसको पूरी दुनिया के मुसलमान अपना खलीफा मानते थे और उसकी बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो इसलिए इन्होंने सोचा जिन्ना ने, अगर आज अंग्रेज ये कर रहे हैं तो बाद में अंग्रेज हमारे लिए अच्छा काम नहीं करेंगे, तो हमको कांग्रेस के साथ और भारत के साथ मिलकर के काम करना चाहिए। तो कांग्रेस के साथ में 1916 के समझौते में एक मंच पर आ गया गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग, और उससे पहले तो अंग्रेजों की गुणगान गा रहे थे। यहाँ पे CR दास से कहीं कहीं गलती होगी। CR दास ने कहा कि कोई बात नहीं है, मुस्लिम लीग भी अपना काम कर रही है, अपने तरीके से काम करने दो, लेकिन भारत आज़ाद होने के बाद में देखेंगे, अलग से देश की जो बात है उसके बारे में विचार करेंगे। तो यहाँ पे कहीं न कहीं उन्होंने जो है सहमति, पृथक राष्ट्र की जो है सहमति जता दी, और इसमें कहीं न कहीं गांधी जी ने भी कह दिया कोई बात नहीं, वो बात की बात देखेंगे, देश को आज़ाद होने दो। तो वो वहाँ पे जो ना ये फूट डलना शुरू हो गई। उसके बाद में 1929 में जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग रखी, क्योंकि 1928 में जो ना नेहरू प्रस्ताव आया था, एक नेहरू का जो एक वो आया था, रिपोर्ट आई थी नेहरू रिपोर्ट, उसके खिलाफ जो है ना जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग रख दी 1929 के अंदर। उसमें एक 1932 का भी कॉमनवेल्थ अवार्ड का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है
देशों का अलग करने का, क्योंकि 1932 में गांधी जी और बाबा साहब के बीच में पूना पेट हुआ था दलितों के आरक्षण को लेकर के। तो ये भी एक कारण था दोनों देशों के बंटवारे में, बहुत बड़ी भूमिका इसने भी निभाई थी। अभी यहाँ पे चलते चलते इस दौरान जो है ना जिन्ना तो जो थे वो अनएक्टिव से हो गए थे। यहाँ पे जिन्ना जो है ना लंदन चले गए थे 2-4 साल के लिए। उसके बाद में 1936 में आकर के फिर जिन्ना जो है ना मुस्लिम लीग की कमान संभालते। इसके बीच दौरान क्या हुआ कि 1930 में एक इलाहाबाद अधिवेशन हुआ। उसमें भारत के एक प्रसिद्ध शायर ने जो ये गाया था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसने कहा कि मेरा एक अपना एक पर्सनल विचार है कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजन जो है ये एक अलग से राष्ट्र बन जाना चाहिए। उसने एक प्रथम राष्ट्र का विचार दे दिया, जो ये बहुत बड़ा रोल अदा कर गया। और उसके बाद में 1933 में चौधरी रहमत अली, एक स्टूडेंट था, ये 33-34 साल का, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ता था, इसने पाकिस्तान का नाम सुझा दिया। और ये पाकिस्तान का नाम इसने सुझा, इसने एक जो ना एक पत्र निकाला था, नव और नेवर, एक ये पत्र निकाला था, उसमें ये जो ना ये नाम सुझा दिया 1933 के अंदर। तो 1930 के अंदर क्या करा कि मोहम्मद इकबाल ने ये पृथक राष्ट्र का विचार दे दिया, और 1933 के अंदर चौधरी रहमत अली ने ये नाम सुझा दिया पाकिस्तान का। और 1940 में फिर गांधी जिन्ना ने अलग से राष्ट्र की मांग कर दी। तो ये सारी चीज़ें मिल गई, और ये जो नाम जो पाकिस्तान जो दिया था, ये 5 जो राज्य थे, पंजाब, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजन, इन सब का अल्फ़ाबेट मिला करके ये पाकिस्तान नाम दिया गया था। उसके बाद में इसको पाकिस्तान कर दिया गया। 1936 में जिन्ना फिर आ गया, और फिर जिन्ना ने जो है ना मुस्लिम लीग की कमान संभाल ली, लेकिन जिन्ना को यहाँ पर हासिल कुछ नहीं हुआ। 1937 में फिर चुनाव हो गया, मुस्लिम लीग बेहद खराब प्रदर्शन हुआ। मुस्लिम लीग का प्रदर्शन बहुत खराब रहा 1937 के चुनाव के अंदर। उसमें जब जिन्ना को पता था कि कांग्रेस से जीत पाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, तो वही वाली बात है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसने गांधी जी पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि गांधी जी भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उधर तो हमारे बहुत सारे लोग हिंदुस्तानी कहते हैं कि भारत ने जो गांधी जी हैं वो जो ना पाकिस्तान बनाने में उसका योगदान है, वो मुसलमानों के चाहते थे। इधर ये मुस्लिम लीग कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो अलग अलग विचार है लोगों के। उस समय के लोग क्या कहते थे, आज के लोग क्या कहते हैं। तो ये अपनी अपनी सोच का एक विचार का प्रदर्शन है। उसके बाद में कि गांधी जी पर आरोप लगा कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव में तो जीत नहीं सकते थे, नामुमकिन था, तो आरोप लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद में फिर 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया मुस्लिम लीग ने, क्योंकि वो अंग्रेजों से मुक्त हुए या नहीं है उनसे उसकी चिंता नहीं थी, लेकिन वो कांग्रेस से मुक्त हो गए, इसलिए उन्होंने मुक्ति दिवस मनाया, कांग्रेस से हमें मुक्ति मिल गई। ये विचार थे जिन्ना जी के। फिर 1940 में लाहौर में एक अधिवेशन हुआ, उसमें सीधे सीधे पाक की मांग रख दी। लाहौर प्रस्ताव में, जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, उस लाहौर में एक प्रस्ताव रखा था, उस प्रस्ताव में सीधा सीधा जिन्ना ने जो है ना अलग से पाकिस्तान की मांग रख दी। और इस प्रकार से मुसलमान अल्पसंख्यक श्रेणी से उठकर सीधे एक राष्ट्र बना दिए गए। जो पहले अल्पसंख्यक थे वो सीधा यहाँ पे एक राष्ट्र बन गए। तो इस प्रकार से जो है ना ये षड्यंत्र ऐसे चलता रहा। फिर 1945 के बीच में जो है ना बड़े बड़े जो नेता थे क्रांतिकारी उनको सबको गिरफ्तार कर लिया गया, और जिन्ना ने अपनी बढ़त बना ली मुस्लिम लीग ने, क्योंकि वो अपना प्रचार प्रसार में लगे थे कि धर्म के आधार पर चुनाव हो रहा है, धर्म के आधार पर इलेक्शन हो रहा है, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उसने भड़काने का बहुत प्रयास किया मुसलमानों को। जिन भी मुस्लिम बहुल एरिए थे, जैसे पाकिस्तान का उस समय का सिंध प्रांत था, पंजाब था, पाकिस्तान का उस समय का बांग्लादेश था, आज का बंगाल है, इस एरिया में जो मुसलमान थे उस एरिया में जा करके जो है ना भड़काना शुरू कर दिया। इसी समय भारत को सत्ता स्थानांतरित होना था। भारत की जब सत्ता तो स्थानांतरित हो रहा था, लेकिन समस्या ये थी, भारत के सामने समस्या सबसे बड़ी थी हिंदू और मुसलमान। और इसी के लिए फार्मूला आया था CR फार्मूला, जिसमें CR फार्मूले में कहा गया था कि मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करें, अस्थायी सरकार के गठन में सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भारत के ऊपर पश्चिमी पूर्वी भागों में सीमा निर्धारण के लिए एक कमीशन होगा, जो जनमत के आधार पर किया जाएगा। ये जो है CR कमीशन का ये पॉइंट है। देश के बंटवारे की स्थिति में रक्षा, व्यापार एवं संचार आपसी समझौते के ऊपर होंगे, लेकिन ये शर्तें जब लागू होंगी जब भारत पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगा। इस बात पर जो है जिन्ना बिगड़ गया, अड़ गया जिन्ना। क्यों कि आपका क्या भरोसा कि भारत आज़ाद होने के बाद में आप पाकिस्तान बनाओगे या नहीं बनाओगे, भारत आज़ाद होने से पहले क्यों नहीं। इसमें जिन्ना ने कहा कि
मुसलमान जो सदस्य जो आएंगे मुस्लिम लीग के अंदर, वो मनोनीत किए जाएंगे, मुस्लिम लीग के द्वारा किए जाएंगे, उसको कांग्रेस नियुक्त नहीं करेगी। इसके लिए कांग्रेस जो है सहमत नहीं हुई। कांग्रेस ने कहा हम ऐसा करके कांग्रेस को एक हिंदू पार्टी, हिंदू संस्था नहीं बनाना चाहते हैं। हमारी पार्टी से मुसलमान भी आएंगे मुस्लिम लीग में, और हिंदू भी आएंगे, और डायरेक्ट मुस्लिम लीग से भी आएंगे। इस बात के ऊपर जो ना ये जिन्ना अड़ गया। जिन्ना ने कहा कि नहीं, मुसलमान जो सदस्य जो मनोनीत होंगे वो केवल और केवल मुस्लिम लीग ही कर सकेगी। तो यहाँ पर ये सीआर समझौता भी फेल हो गया। यहाँ पर कांग्रेस ने जो ना अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा था, मोहम्मद अबुल कलाम, जो पहला शिक्षा मंत्री भारत का बना था, उसको भी जिन्ना ने काफ़ी खरी खोटी सुनाई थी कि तुम कांग्रेस का गुलाम है, ये है, वो है, तो गद्दार है, फलाना है। तो अब्दुल कलाम ने कहा था कि मैं कांग्रेस का हूं और कांग्रेस में ही काम करूंगा और भारत का रहने वाला, और भारत में की मिट्टी में ही मरूंगा आखिरी दम तक मैं। फिर दिसंबर 1945 में चुनाव हुए। जिन्ना को इसमें कुछ नहीं मिला। जब जिन्ना को इसमें कुछ नहीं मिला तो जिन्ना ने जो ना मुस्लिम लीग के तहत कह दिया कि जिहाद, ये धर्म युद्ध है। जिन्ना ने धर्म युद्ध का नाम दे दिया इसको, और लोगों को भड़काना शुरू कर दिया कि आपको बेलगाम हिंदुस्तान चाहिए या अलग राष्ट्र पाकिस्तान चाहिए। तो ऐसा कौन पागल होगा कि जो अलग राष्ट्र की मांग करे, कोई एक्सेप्ट ना करे। तो उन्होंने कह दिया कि हम तो अलग से पाकिस्तान चाहिए, अलग से राष्ट्र चाहिए। तो ये बहुत बड़ी फूट का कारण बना। उसके बाद ये केंद्रीय विधानसभा में सभी मुस्लिम जो सीट थी मुस्लिम लीग को मिल गई। बंगाल में टोटल मुस्लिम वोटर्स 93% थे, मुस्लिम लीग को मिले। 250 सीटों में से 119 जो सीटें हैं ये मुस्लिम लीग के खाते में चली गई। उसके बाद में पंजाब में 175 टोटल सीटें थी। उस समय का पाकिस्तान का पंजाब, हरियाणा और आज का पंजाब, ये और बंगाल, ये सारा पंजाब था। तो पंजाब की 175 सीटों में 75 सीट जो है ना मुस्लिम लीग को ले गई, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। 51 सीटें कांग्रेस को मिली थी, लेकिन सरकार मुस्लिम लीग नहीं बना पाई, सरकार कांग्रेस नहीं बनाई थी। टोटल मुस्लिम का 75% वोट जो है ना मुस्लिम लीग को मिला पूरे भारत के अंदर। उसके अंदर 1945 के लेख में मुस्लिम लीग ने चुनाव के परिणाम को जनादेश कहकर पुकारा कि जनता का आदेश है। उधर 1937 में जब जिन्ना को कुछ भी नहीं मिला, 11 सीटों पर इलेक्शन हुआ था 1937 में, जब 8 सीटों पे कांग्रेस आई थी, बाकी और किसी दलों को मिले थे, और जिन्ना को कुछ नहीं मिला था, तब ये जनादेश नहीं था। लेकिन आज इस चुनाव में जब 75% सीट मिल गई तो जिन्ना कहते हैं, मुस्लिम लीग कहता है कि ये जनता का आदेश है। ये कमाल की बात है। और इसलिए धर्म युद्ध के नाम पर जिन्ना ने लड़ाना शुरू कर दिया, जिहाद के नाम पर। इस प्रकार से फिर कैबिनेट मिशन आया, और कैबिनेट मिशन के अंदर तो भारत की स्वतंत्रता का जो ना पूरा का पूरा अनाउंसमेंट हो गया। तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि आप अपना संविधान बनाइए, क्योंकि देश अभी आज़ाद होने वाला था। तो 14 अगस्त 1945 को पाकिस्तान बन गया, और 15 अगस्त 1947 को भारत बन गया। 14 अगस्त 1947 को एक दिन पहले पाकिस्तान बना, और 15 अगस्त 1947 को दूसरे दिन भारत बन गया। तो इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। इस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। इस प्रकार से अंग्रेज यहाँ से निकल के चले गए। तो ये कहानी मैंने आपको बता दी है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कैसे हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में फिर किसी विषय पर बात करेंगे। जब तक इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।